वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ वे में करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल अपने हैंड को फ्रीली मूव करना है बिना कोई प्रेशर लिए कि हमारा वर्क कैसा बनेगा, उसका फाइनल रिजल्ट कैसा होगा। नहीं, मतलब एक फ़ील लेने के लिए, जैसे अगर मान लो अगर हम ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं, ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, तो वो फ़ील आना चाहिए। वर्क नहीं करा होगा तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम जल्दी में प्रोपोर्शन पे ध्यान ना दे पाएँ, हम डीमोटिवेशन की वजह से हम उस वर्क को बीच में ही छोड़ देंगे और वो मैच नहीं हो रहा होता है हमारे सबकॉन्शियस में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो हमारा ब्रेन है वो एक सिग्नल दे रहा होता है कि नो इट्स नॉट द सेम विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर सबकॉन्शियस। तो इसीलिए Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस रिदम इन आवर वर्क। तो रिदम को किस तरीके से हम अपने वर्क में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कर्व लाइन के थ्रू, आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। ठीक है, जब भी लाइन क्वालिटी की बात आती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड एनर्जी एंड रिदम इन आवर लाइन्स। ठीक है, तो एनर्जी तो हम एक अपने वर्क में स्ट्रेट लाइंस के थ्रू दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम रिदम की बात करते हैं तो हमें अपने वर्क में कर्व लाइन को इंट्रोड्यूस करना ही होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने वर्क में हम एनर्जेटिक लाइन विथ रिदमिक लाइन को किस तरीके से हमें ऐड करना होता है, कहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन डाल सकते हैं, कहाँ पे हमें मोशन दिखाना होता है, तो उस मोशन को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं कर्व लाइन के थ्रू। ठीक है, तो लाइन की क्वालिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अपने हैंड को किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से पेंसिल को पकड़ना है। ठीक है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई रेफरेंस लेकर मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था अपने रियल सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ अपने कर्व लाइन को एक रेफरेंस के थ्रू। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अपने रियल लाइफ में रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से हम कर्व लाइन को ऐड कर सकते हैं अपने वर्क में। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट आता है कि आज हम रैपिड स्केचिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज का जो भी वर्क किया है मैंने उसको ऑलमोस्ट 5 मिनट या 5 to 7 मिनट्स में ही कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर डिफिकल्टी लेवल, मतलब रैपिड करने से पहले हमें किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, किन चीज़ों को फोकस करना होता है और किस चीज़ की स्टडी सबसे पहले कर लेनी होती है और क्या चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके बाद ही हम रैपिड स्केचिंग की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं आज कर्व लाइन को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ अपने वर्क में। ठीक है, तो कर्व लाइन इंट्रोड्यूस करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सारी लाइन कर्व लाइन ही डालनी है, हमें मिक्स करके डालना है, कुछ स्ट्रेट लाइन में डालना है, कुछ कर्व लाइन डालनी है। तो कर्व लाइन डालने का सबसे पहला जो गोल होता है वो हमारा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एक रिदम दिखाना होता है। ठीक है, अब रिदम क्या होता है? रिदम जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, एक फ्लो, जो एक फ्री मूविंग एक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम जो उसका मोशन होता है उसका एक स्पीड भी होता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका एक मोशन होगा, उसका एक स्पीड होगा, तो उस चीज़ को हम कर्व के थ्रू दिखा सकते हैं, वो होता है एक रिदम। ठीक है, तो उस चीज़ को हम रिदम के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाना का बनाया, तो उसमें किस तरीके से मैंने पहले रिदमिक लाइन, एक कर्व लाइन को ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं पोमेग्रेनेट बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से मैं कर्व लाइन को भी डाल रही हूँ और एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो भी चीज़ें, अगर कुछ भी नई चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले हमें एक सिंपल स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने हैंड को खोल लेना है। ठीक है, तो स्केचिंग आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ वे में करने वाले हैं। ठीक है, लूज़ वे में बिल्कुल रिदमिक लाइन को ऐड करते हुए बिल्कुल अपने हैंड को फ्रीली मूव करना है बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई प्रेशर लिए कि हमारा वर्क कैसा बनेगा, उसका फाइनल रिजल्ट कैसा होगा। नहीं, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। स्केचिंग हम क्यों करते हैं? स्केचिंग करने का सिंगल एक गोल होता है स्टडी। अब स्टडी हम डिफरेंट गोल के साथ कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्रोपोर्शन मेजरमेंट किस तरीके से करना है, उस चीज़ को फोकस करते हुए हम स्टडी करते हैं। कभी टू वैल्यू की स्टडी करते हैं, कभी प्रोपोर्शन की स्टडी करते हैं, उसके लिए हम स्केचिंग करते हैं। कभी हमें अपनी लाइन को इम्प्रूव करने के लिए स्केचिंग करना होता है, जैसे ये वाला जो लेसन है मेरा आज का वही है, अपनी लाइन्स के ऊपर वर्क करना है, एक रिदमिक लाइन को ऐड करते हुए किस तरीके से हम अपने वर्क में एक रिदम ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे देखो, आप मोशन एक दिखा सकते हैं। तो
तो स्केचिंग करने का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ों को हम एक साथ लेकर चलेंगे तो ये तो हमारा एक स्टडी है। स्केचिंग हम क्यों करते हैं? दिस इज़ आवर स्टडी, है ना? स्केचिंग तो हम स्टडी करने के लिए करते हैं ताकि हम अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकें, उसमें उसमें हर एक एस्पेक्ट से हम अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? चाहे वो लाइन क्वालिटी की बात हो, चाहे वो प्रोपोर्शन मेज़रमेंट की बात हो, चाहे टू वैल्यू स्टडी हो, या फिर फाइनल, जब हम फाइनल स्केचिंग कर रहे होते हैं तो उसकी बात हो। तो सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना, सारी चीज़ों की साथ में एक साथ स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्केचिंग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के थ्रू कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा लेसन है ये एक अपने वर्क में किस तरीके से हम रिदम ऐड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हैंड को किस तरीके से फ्रीली मूव कर रही हूँ। तो अभी तक जो मैंने लेसन शेयर किया था उसमें उसका मेन गोल था हमें स्टडी करना, मेन प्रोपोर्शन को स्टडी करना और टू वैल्यू की स्टडी करना, ठीक है? आज जो हम करने वाले हैं उसमें हमारा मेन गोल है कि हम अपनी लाइन को फ्रीली किस तरीके से अपने आप को हम खोल सकते हैं। तो ये जो मेरा वर्क है ये रैपिड हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टिल लाइफ की जो वर्क है ये पेज को मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में फिनिश किया है, ठीक है? तो ये मेरा रैपिड वर्क है। तो रैपिड करने का मेजर गोल क्या होता है? रैपिड स्केचिंग करने का मेजर गोल क्या होता है कि हमें फाइनल रिज़ल्ट में क्या बन रहा है, फाइनल गोल क्या, मतलब फाइनल वर्क में हमारा क्या बन के आएगा, हमारा मेजर वो गोल नहीं होता है। हमें ये नहीं देखना होता है कि वो हमारे रेफरेंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, कुछ चीज़ों पे हमें फोकस करना है, जैसे लाइन की क्वालिटी के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट है उसको, उसका एंगल देखना है, प्रोपोर्शन देखना है, वैल्यू देख सकते हैं, लाइट एंड शैडो आप देख सकते हैं, ठीक है? मेज़र हमें देखना होता है कि एक फ़ील लेना होता है कि जो हम बना रहे हैं वो दिखना चाहिए कि हाँ वो वही ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाना बनाया तो वो दिखना चाहिए, वो एक फ़ील आना चाहिए कि हाँ वो एक बनाना है। अब जैसे मैं यहाँ पे पेयर ड्रॉ कर रही हूँ तो वो दिखना चाहिए कि हाँ वो एक पेयर है, या फिर जो भी है, अगर गुआवा है तो वो दिखना चाहिए कि वो गुआवा है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई कुछ जो एक है जो रखा है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, मतलब एक फ़ील लेने के लिए। जैसे अगर मान लो अगर हम ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं, ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, तो वो फ़ील आना चाहिए। तो ह्यूमन फिगर में सबसे ज़्यादा होता है कि उसका जेस्चर कैच होना चाहिए, तो एक रिदम कैच होना चाहिए, मतलब मेजर जेस्चर होता है, जेस्चर कैच होना चाहिए फाइनल। तो वो फील आना चाहिए कि हाँ वो एक ह्यूमन है जो कहीं देख रहा है या फिर कुछ सोच रहा है, तो वो फील लाने के लिए हम स्केचिंग करते हैं, ठीक है? जो रैपिड होता है वो करते हैं, ठीक है? तो उसमें फाइनल गोल हमारा मैच कराना नहीं होता है, बस एक फील लेना होता है, बिल्कुल फ्री होकर काम करना होता है, बिल्कुल फ्रीली अपने लाइंस को मूव करना होता है, ठीक है? लेकिन एक बात मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी कि जब हम रैपिड करते हैं तो हमारा मेजर गोल होता है हमें फ्री होकर काम करना, ठीक है? ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर हमने पहले से प्रोपोर्शन की स्टडी नहीं करी होगी, लाइन के ऊपर वर्क नहीं करा होगा, वैल्यू स्टडी नहीं करी होगी, वैल्यू स्टडी मतलब कि टू वैल्यू स्टडी, मतलब लाइट के डायरेक्शन को देखना, चलो वैल्यू को हटा भी देते हैं, तो मेज़र अगर हमने प्रोपोर्शन की स्टडी नहीं करी होगी और लाइन की क्वालिटी को के ऊपर वर्क नहीं करा होगा, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम जल्दी में प्रोपोर्शन पे ध्यान ना दे पाएँ, और जो प्रोपोर्शन का जो मेज़रमेंट है वो हमने अपने माइंड में ही कर लेना होता है, ठीक है? तो वो हो सकता है कि वो प्रोपोर्शन सही से ना आ पाए, और जब प्रोपोर्शन सही नहीं होगा तो वो फ़ील नहीं आ पाएगा, और फ़ील नहीं आएगा तो वो वर्क हमें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, और हम डीमोटिवेशन की वजह से हम उस वर्क को बीच में ही छोड़ देंगे, और लगेगा कि अरे यार क्या बना रहे हैं, ये कैसा बन रहा है, मतलब हम इतना मेहनत करके बना भी रहे हैं और वो अच्छा भी नहीं बन रहा है, तो हम डीमोटिवेट होकर वो छोड़ देंगे। तो इसीलिए प्रोपोर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको रैपिड करते हुए प्रोपोर्शन देखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम उसकी डीप लेवल पे स्टडी कर चुके होते हैं ऑलरेडी, तो क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी जा चुकी होती है। जो भी स्टडी हमने करी होती है वो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस में होती है, और जो हमने बनाया
होता है, हमारी आई जो होती है वो मैच करने की कोशिश करती है। अगर वो मैच नहीं हो रहा होता है हमारे सबकॉन्शियस में, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी कैच हो चुकी है, जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, अगर उससे थोड़ी सी भी डिफरेंट होती है तो हो सकता है कि जो हमारी आई है वो उतना ज़्यादा सब्टिल चेंजेस को देखने के लिए ट्रेन नहीं है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो एक सिग्नल दे रहा होता है कि नो, इट्स नॉट द सेम विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर सबकॉन्शियस। तो इसीलिए उस डिफरेंस को देखने के लिए, उस डिफरेंस को समझने के लिए हमें अपनी आई को बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है। और आई तभी ट्रेन होगी जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारा ब्रेन, हैंड और आई कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब हम रैपिड वर्क करते हैं तो वो जल्दी जल्दी हम ईज़िली सारी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं, और फिर एक फ़ील भी कैप्चर हो पाता है और हम फ्रीली अपने हैंड को, माइंड को बिल्कुल फ्री होकर काम कर सकते हैं। लाइन की क्वालिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रेट लाइन में और कर्व लाइन को किस तरीके से बनाना है। तो उसमें सिर्फ मैंने ये बताया था कि लाइन को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से मूव करना है अपने हैंड को, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेसन है, उसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, मतलब जो हमने स्टडी करी, जो हमने वहाँ पर प्रैक्टिस करी, उसको किस तरीके से हमें अपने रियल वर्क में हमें इम्प्लीमेंट, हम उस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन में भी और कर्व लाइन में दोनों मिक्स करते हुए किस तरीके से हम अपने वर्क को कर रहे हैं, अपने वर्क में किस तरीके से लाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक रिदम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिदम जो होता है वो क्या, मतलब एक ज़रूरी नहीं है कि हम वो रिदम एक मूविंग ऑब्जेक्ट में ही, अगर एक किसी भी वर्क में, अगर हम अपने वर्क में एक रिदम दिखाना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ही लें, ठीक है। एक कोई स्टिल ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ, स्टिल ऑब्जेक्ट में भी आप एक ब्यूटीफुल रिदम, एक ब्यूटीफुल एक्शन, ब्यूटीफुल मोशन आप दिखा सकते हो, ब्यूटीफुल एक एनर्जी दिखा सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप इसको अपनी लाइंस को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए आप बहुत ही ईजिली एक रिदम को कैच कर सकते हो एक स्टिल सब्जेक्ट में भी, ठीक है। और फिर जितना ज़्यादा हम वर्क करते हैं उतना ज़्यादा हमारे वर्क में, उतनी जल्दी हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट होती ही जाती है। अब मैंने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को लिया है, एक फ़िश को लिया है, डॉल्फिन को लिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड स्लो किया है, बिल्कुल रियल टाइम में यहाँ पे रखा है, क्योंकि हैंड का जो मोशन है इसको किस स्पीड में चलाना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि आजकल तो हर कोई टाइम लैप्स वीडियो देखना पसंद करता है, तो उससे क्या होता है, देख के और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम अपने वर्क को भी उसी तरीके से उसी स्पीड में करने की कोशिश करते हैं कि देखकर भी अच्छा लग रहा होता है, लगता है कि वाह क्या स्पीड है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है देखकर कि हाँ ये वर्क बहुत अच्छे से एकदम स्पीडली हो रहा है। लेकिन वो टाइम लैप्स होती हैं, वो एक्चुअल स्पीड नहीं होता है। हमें अपने हैंड को अपने ब्रेन से ज़्यादा स्पीड में मूव नहीं करना होता है, हमें अपने हैंड को इतनी स्पीड में मूव करना होता है कि जो लाइन हम डाल रहे हैं, सिंगल जो भी लाइन हम डाल रहे हैं, वो हम डालने से पहले सोच सकें कि क्या वो लाइन सही जगह पे जाएगी। इसीलिए अपने हैंड को पहले पेज के ऊपर मूव करना होता है, कि मतलब उसका एक आइडिया लेना होता है कि जो भी लाइन हम डाल रहे हैं वो लाइन क्या सही जगह पे जा रही है, वो लाइन सही प्रोपोर्शन में आएगी, सही एंगल में आएगी, और जब वो लगेगा कि हाँ वो सही जगह पे जा रही है तो फिर अपने हैंड को मूव कर लेना है। मतलब डालने के पहले सोचना है एक एक लाइन को। और आपको पूरा वर्क करते वक्त बिल्कुल पेंसिल को अपने ओवर हैंड ग्रिप में ही पकड़ना है, क्योंकि ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ने से ना हम अपने हैंड को फ्री होकर मूव कर पाते हैं, पूरे पेज के ऊपर फ्रीली मूव कर पाते हैं, एक बिल्कुल खोल पाते हैं अपने हैंड को। और जितना ज़्यादा हम अपने हैंड को खोल पाएंगे उतना ज़्यादा हम अपनी लाइंस में रिदम ऐड कर सकते हैं, एक एनर्जी ऐड कर पाते हैं।
इस वाले डॉल्फिन को मैंने थोड़ा सा टाइम लगा कर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू की भी इसमें स्टडी करी है। वैसे तो पहले वाले वर्क में भी थोड़ी सी करी है टू वैल्यू में, लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे जैसे हम थोड़ा डीप लेवल की थोड़ा टाइम बढ़ाते जाते हैं, उस तरीके से हम अपने वर्क के लेवल को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। जैसे थोड़ा सा इस वर्क को करने में मुझे ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स तो लगे होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं वर्क का लेवल उसमें जो था, पहले जो भी वर्क किया मैंने उसमें टू वैल्यू स्टडी करी। इसमें वैल्यू के ट्रांजिशन को थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है ताकि उसके 3D फॉर्म को कैप्चर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट गोल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें लाइन क्वालिटी को देखते हुए, प्रोपोर्शन देखते हुए वैल्यू की स्टडी करी है और वैल्यू के ट्रांजिशन को भी बढ़ाया है, ठीक है। उसके 3D फॉर्म को भी कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो इसी तरीके से हमें स्टडी करनी है, हमें स्केचिंग करनी है और अपने वर्क को इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इस तरीके से प्रैक्टिस करना। और जल्दी ही मैं पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर की स्केचिंग के ऊपर भी काम करने वाली हूँ। जो रैपिड स्केचिंग होती है उसको किस तरीके से बिल्कुल क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब हम रैपिड स्केच करते हैं, पोर्ट्रेट की, ह्यूमन फिगर की, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम जब करते हैं, जो रैपिड स्केचिंग होती है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना, है ना। और आप भी बताना मुझे कि आप नेक्स्ट में किस तरीके, कौन सी टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहोगे वीडियो, कौन से लेसन के ऊपर आप देखना चाहोगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू अचीव व्हाट वी वांट। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, अपने लाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, डिफरेंट टॉपिक को, डिफरेंट गोल को साथ में लेते हुए आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपना वर्क मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वर्क अच्छा लगा हो। तो वर्क अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट में मैं बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर काम करने वाली हूँ, लाइक पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर। इन सारी चीज़ों की डीप स्टडी करूँगी, किस तरीके से टिप भी करूँगी और रैपिड भी करूँगी कि रैपिड में क्या चीज़ें देखनी है। और जब हम लॉन्ग आउट की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।